नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th इतिहास के तीसरे चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवाद से संबंधित 220 से आगे के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसी को बताने वाला हूं। दोस्तों, हिंद चीन में राष्ट्रवाद से संबंधित यह हमारा पार्ट 4 वाला वीडियो है, जिसमें मैं आप लोगों को 220 से आगे के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसी को बताने वाला हूं। इस चैप्टर से संबंधित मैंने पहले भी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वाला वीडियो बना चुका है। अगर आपने अभी तक उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर से उस वीडियो को देख लीजिएगा। उन तीनों वीडियो को आप लोग देखने के बाद ही इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वाले वीडियो को मिलाकर इसी चैप्टर से संबंधित 220 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को बता चुका है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 220 से आगे के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसी को बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यह वीडियो हिंद चीन में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर से संबंधित लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जो भी शेष प्रश्न रह चुके हैं उन सभी प्रश्नों को कवर कर लेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग 221 नंबर में आने वाले प्रश्नों को पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है 1979 में ख्यू सम्फान एवं पोल पोट को किसने पराजित किया। आपके सामने ऑप्शन है चीन ने, हेंग सामरिन ने, अमेरिका ने या रूस ने। आप लोगों को बताना है कि 1979 में ख्यू सम्फान एवं पोल पोट को किसने हराया था, किसने कंबोडिया के सत्ता से हटाया था। बाबू, आप सभी को पता है कि जब नरोत्तम सिंघानुक ने कंबोडिया के सत्ता से, कंबोडिया के शासन से संन्यास ले लिया था, तो उसके बाद नए शासक के रूप में, कंबोडिया के नए शासक के रूप में ख्यू सम्फान एवं पोल पोट बने थे। इन दोनों को ही कंबोडिया का शासन मिला हुआ था। तो आप लोगों को बताना है कि इन दोनों शासकों को भगाने वाला जो शासक था वो कौन था। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर हमारा 221 का हो जाएगा हेंग सामरिन। क्या होगा? हेंग सामरिन। हेंग सामरिन ने ही ख्यू सम्फान एवं पोल पोट को भगाया था। इसी ने ख्यू सम्फान एवं पोल पोट की सरकार को गिराया था। तो राइट आंसर यहाँ पर 221 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है ख्यू सम्फान एवं पोल पोट की पराजय के बाद कौन से दो देश आमने सामने आ गए। जब ख्यू सम्फान एवं पोल पोट की पराजय हुई तो इनके पराजय के बाद कौन से दो देश एक दूसरे के विरोधी हो चुके थे, एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। आप लोगों को उन दोनों देशों का नाम बताना है। ऑप्शन है भारत और अमेरिका, रूस और चीन, चीन और जापान या फिर अमेरिका और रूस। तो यहाँ पर 222 का सही आंसर हमारा हो जाएगा रूस और चीन। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे ख्यू सम्फान एवं पोल पोट की जब पराजय हुई थी तो इनके पराजय के बाद रूस और चीन ये दोनों देश एक दूसरे के विरोधी हो गए थे, एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। आमने सामने आने का मतलब है एक दूसरे का विरोधी हो जाना। ठीक है, चलिए अगले नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है चीन ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए किस देश पर आक्रमण किया। बाबू, आप लोगों को उस देश का नाम बताना है जिस देश में चीन देश ने आक्रमण किया था। जो देश चीन देश को कमजोर समझ रहा था, चीन देश को दुर्बल समझ रहा था, सैन्य बल से हीन समझ रहा था, आप लोगों को उस देश का नाम बताना है, क्योंकि चीन देश ने उसी देश पर अपने शक्ति का परिचय देने के लिए आक्रमण किया था।
था, वो बताना चाहता था कि चीन बिल्कुल भी सैन्य बल से पीछे नहीं है, चीन बिल्कुल भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वो भी शक्तिशाली है, वो भी बलशाली है, उसके पास भी शक्ति है अपने राष्ट्र को बचाने की, अपने राष्ट्र को विदेशी हस्तक्षेपों से मुक्त करने की। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा वियतनाम। क्या होगा? वियतनाम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो वियतनाम है, दक्षिण वियतनाम के जो शासक बाओदाई है वो बाबू चीन को कमजोर समझ रहे थे, और बाओदाई का समर्थन करने वाला कौन था? बाओदाई सरकार का समर्थन करने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका था। अमेरिका चीन देश को बाबू कमजोर समझता था। इसके पहले भी चीन देश ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी थी, अमेरिका को खुली धमकी दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो अमेरिका था वो बाबू वियतनाम में बहुत ही ज़्यादा वो अत्याचार करता था अपने सैनिकों से, अपने शासक से वो दक्षिण वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम में अत्याचार करवाता था। इसीलिए जो चीन के शासक हो ची मिन है, उन्होंने बाबू अपने सैन्य बल से दक्षिणी वियतनाम पर सैनिकों के द्वारा हमला करवाया था, आक्रमण करवाया था, और आक्रमण करवा कर अमेरिका को और दक्षिणी वियतनाम के शासक के जो बाबू दक्षिणी वियतनाम के शासक बाओदाई है उनको यह बता दिया था कि चीन बिल्कुल भी सैन्य बल में पीछे नहीं है, युद्ध के लिए वो भी रेडी है, वो भी तैयार है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा 223 का होगा, आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें आप लोगों से बोला गया है अमेरिका की नीति कंपोचिया अर्थात कंबोडिया मामले में कैसी रही? पूरी तरह सफल, साम्यवाद को रोकने में असफल, पूरी तरह विफल, या फिर केवल रूस को रोकने में सफल? तो सही आंसर 224 का हमारा हो जाएगा साम्यवाद को रोकने में असफल। बाबू अमेरिका चाहता था कि कंबोडिया में बिल्कुल भी साम्यवाद का प्रसार न हो, कंबोडिया में बिल्कुल भी साम्यवाद का बिल्कुल भी इधर उधर जो इसकी विचारधारा है वो ना फैले। वो नहीं चाहता था कि कंबोडिया में कोई भी लोग अपने अधिकार के लिए अपनी मांगों को रखे। तो बाबू देखिए यहाँ पर जो अमेरिका देश है वो हार जाता है, किसके मामले में? तो कंबोडिया के मामले में। उसका बस बाबू एक ही लक्ष्य था, क्या? तो कंबोडिया पर शासन करना, कंबोडिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकना, जितने सारे राष्ट्रवादी हैं उन राष्ट्रवादियों में भय उत्पन्न करना, उनके अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना है उसे खत्म करना। लेकिन उसका बाबू जो ये सपना है वो टूट जाता है, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि कंबोडिया एक स्वतंत्र राष्ट्र हो जाता है और कंबोडिया पर से जो बाओदाई सरकार का बाबू जो शासन होता है वो भी समाप्त हो जाता है। किसके सहयोग से? तो नरोत्तम सिंघानुक और उत्तरी वियतनाम या वियतकांगों के सहयोग से। ठीक है बाबू, जो नरोत्तम सिंघानुक है उनका समर्थन किसने किया था? तो उत्तरी वियतनाम की सरकार हो ची मिन ने किया था, क्योंकि हो ची मिन और नरोत्तम सिंघानुक एक ही विचारधारा के राष्ट्रवादी नेता थे। इसीलिए बाबू जो नरोत्तम सिंघानुक है उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपने राष्ट्र के स्वतंत्रता के लिए, अपने राष्ट्र को अमेरिकी सरकार से बचाने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, और युद्ध के दौरान उन्होंने बाबू कंबोडिया पर से अमेरिका द्वारा समर्थित जो सरकार है उसे हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया था। अमेरिका चाहता था कि साम्यवाद का प्रसार बिल्कुल भी ना हो, लेकिन पूरे कंबोडिया में साम्यवाद का प्रसार हो चुका था। कंबोडिया में रहने वाले कुल जितने सारे साम्यवादी विचार वाले बाबू नागरिक थे वे सभी नागरिक मॉन्टेस्क्यू और मार्क्स के विचारों से काफ़ी प्रभावित हो चुके थे, और वे प्रभावित होकर अपने राष्ट्र के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिए थे। इसी कारण बाबू जो कंबोडिया है वो अमेरिकी सरकार से स्वतंत्र हो पाया था। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है 225 नंबर, इसमें आप लोगों से पूछा गया है जेनेवा समझौता के बाद वियतनाम में क्या हुआ? जब जेनेवा समझौता हुआ तो वियतनाम में क्या हुआ था? तो बाबू वियतनाम दो भागों में बंट चुका था। जेनेवा समझौता के बाद पूरा का पूरा जो वियतनाम था वो दिशा के आधार पर दो भागों में बंट गया था। हनोई नदी से सटे उत्तर का जो क्षेत्र है वो हो गया था उत्तरी वियतनाम, और जो दक्षिण का क्षेत्र है
वो हो गया था दक्षिण वियतनाम। उत्तरी वियतनाम मिला था हो ची मिन्ह के सरकार को और दक्षिणी वियतनाम मिला था अमेरिका समर्थित बाओ दाई सरकार को। तो बाबू आप समझ कर रखना कि जेनेवा समझौता के बाद जो पूरा का पूरा वियतनाम है वो दो भागों में विभक्त हो जाता है, जिसमें पहला होता है उत्तरी वियतनाम और दूसरा होता है दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका समर्थित बाओदाई का सरकार होता है और उत्तरी वियतनाम में साम्यवादियों का सरकार होता है। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है जेनेवा समझौतों के तहत वियतनाम का एकीकरण किस माध्यम से होना था। जेनेवा समझौतों के तहत वियतनाम का जो एकीकरण है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण है वो किसके माध्यम से होना था। तो सही आंसर होगा बाबू चुनाव के द्वारा। किसके द्वारा? चुनाव के द्वारा। 1956 में चुनाव के द्वारा ही उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण जेनेवा समझौता के तहत होना था। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। यह निर्णय कहाँ पर लिया गया था? यह निर्णय जेनेवा में जेनेवा समझौतों के तहत लिया गया था। तो याद रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। जेनेवा समझौतों के तहत ही वियतनाम का एकीकरण 1956 में चुनाव के द्वारा वहां के नागरिक या फिर लोगों के द्वारा किया जाना था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा 226 का होगा। अगला प्रश्न है 1960 में दक्षिणी वियतनाम में किस संगठन का गठन हुआ। बताएंगे बाबू कि 1960 ईस्वी में दक्षिणी वियतनाम में किस संगठन का गठन हुआ। तो सही आंसर होगा राष्ट्रीय मुक्ति सेना का। इसको चीनी भाषा में वियतकांग कहा जाता है। चीनी भाषा में क्या कहा जाता है? चीनी भाषा में वियतकांग कहा जाता है। 1960 ईस्वी में दक्षिणी वियतनाम में जिस संगठन का गठन हुआ था उसका नाम था वियतकांग। वियतकांग को ही राष्ट्रीय मुक्ति सेना कहा जाता है। इन्हीं वियतकांग संगठन के कारण ही बाबू जो दक्षिणी वियतनाम है, जो कंबोडिया है, जो लाओस है, वो स्वतंत्र हो पाया था। जो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम है उनका एकीकरण हो पाया था। ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं हिंद चीन में आने वाले कुल जितने सारे प्रांत या क्षेत्र हैं ये सभी के सभी बाबू अमेरिका सरकार और फ्रांस सरकार से मुक्त हो पाए थे, स्वतंत्र हो पाए थे। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। अगर प्रश्न आएगा कि राष्ट्रीय मुक्ति सेना अर्थात वियतकांग दक्षिण वियतनाम में गठन कब हुआ था, ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रीय मुक्ति सेना अर्थात वियतकांग का दक्षिणी वियतनाम में संगठन कब हुआ था, तो आप लोग 1960 बताइएगा, क्योंकि इस संगठन का गठन बाबू 1960 ईस्वी में ही हुआ था। ठीक है, भूलना नहीं है आप लोगों को। चलिए अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है 1961 तक दक्षिणी वियतनाम की स्थिति कैसी हो गई। 1961 ईस्वी तक दक्षिणी वियतनाम की जो स्थिति है वो कैसी हो गई थी। तो सही आंसर होगा बाबू गृह युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है, जब संगठन बना था वियतकांग का, जब दक्षिणी वियतनाम में संगठन वियतकांग का बाबू बना था तो वियतकांग का संगठन बनने के बाद ही दक्षिणी वियतनाम में युद्ध शुरू हो गया था। और यह युद्ध कैसा था? यह युद्ध बाबू गृह युद्ध वाला था। ठीक है, गृह युद्ध के कारण ही जो पूरा का पूरा दक्षिणी वियतनाम है वो साम्यवादियों से डरा गया था, साम्यवादियों से काफी भयभीत हो चुका था, क्योंकि साम्यवादियों ने दक्षिण वियतनाम में कुल जितने सारे अमेरिकी समर्थित बाबू सैनिक थे उनको उन्होंने मार दिया था, बहुत सारे सैनिकों को उन्होंने घायल कर दिया था। इसीलिए दोस्तों तुरंत जो अमेरिका सरकार है वो क्या करता है कि दक्षिण वियतनाम में हस्तक्षेप करता है। दक्षिण वियतनाम में अमेरिका देश से सैनिक भेजता है, क्या करने के लिए? तो दक्षिण वियतनाम की रक्षा करने के लिए। दक्षिण वियतनाम में जो सरकार बाओदाई का है उसकी सुरक्षा करने के लिए। किससे? तो साम्यवादियों से, याद रखेंगे। ठीक है, तुरंत बाबू जो अमेरिका है वो हस्तक्षेप करता है, वो बीच में आता है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। नेक्स्ट सवाल है
1961 में अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम को दोषी ठहराने के लिए कौन सा दस्तावेज जारी किया बाबू? अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम को दोषी ठहराने के लिए अर्थात उत्तरी वियतनाम के जो शासक हो ची मिन है उन्हें नीचा दिखाने के लिए, उनका अपमान करने के लिए, उनके सरकार को बाबू गिराने के लिए, उन्हें सत्ता से हटाने के लिए जो अमेरिका है उसने एक दस्तावेज सन 1961 ईस्वी में जारी किया था। आप लोगों को बताना है कि उस दस्तावेज का नाम क्या है। ऑप्शन है शांति को खतरा श्वेत पत्र, साम्यवाद का अंत रिपोर्ट, दक्षिण एशिया रिपोर्ट या फिर वियतनाम संधि। तो सही आंसर 229 का हमारा हो जाएगा शांति को खतरा श्वेत पत्र। बाबू अमेरिका देश ने शांति को खतरा श्वेत पत्र वाले दस्तावेज को जारी करके ही उत्तरी वियतनाम के सरकार हो ची मिन को नीचा दिखाने का प्रयास किया था, उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया था, उन्हें उत्तरी वियतनाम के सत्ता से हटाने का कोशिश किया था। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगर प्रश्न आएगा कि अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम को दोषी ठहराने के लिए शांति को खतरा श्वेत पत्र कब जारी किया था, तो बाबू 1961 आप लोग बताएंगे। ठीक है। अगर ऐसे भी सीधा सीधा प्रश्न आ जाए कि शांति को खतरा श्वेत पत्र अमेरिका ने कब जारी किया, तो बाबू 1961 बताएंगे। ठीक है। क्योंकि प्रश्न बदल देता है। आप लोगों को बताना होगा कि अमेरिका ने शांति को खतरा श्वेत पत्र कब जारी किया था, तो आप लोग 1961 बताना। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए इसमें आप लोगों से पूछा गया है 1962 में अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम की सहायता के लिए कितने सैनिक भेजे। मैंने बताया ना आप लोगों को बाबू, जब वियतकांग संगठन का बाबू गठन हुआ था तो बाबू इसका मेन लक्ष्य था क्या? इसका मेन लक्ष्य था अपने क्षेत्र को विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त करना, अपने राष्ट्र को स्वतंत्र करना, अपने राष्ट्र को गणराज्य बनाना, अपने राष्ट्र पर से जो शासन वाली व्यवस्था है, जो राजतंत्र वाली व्यवस्था है, उसे हमेशा हमेशा के लिए हटाना। तो बाबू यहाँ पर इसी चीज का हस्तक्षेप करने के लिए ही जो अमेरिका है उसने बाबू अपने देश से सैनिक भेजे थे। कहाँ पर? तो दक्षिणी वियतनाम में। क्योंकि दक्षिण वियतनाम में रहने वाले कुल जितने सारे नागरिक थे, जितने सारे किसान मजदूर थे, जितने सारे क्रांतिकारी बाबू थे, वो दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका समर्थित सैनिकों के साथ बाबू वो युद्ध कर रहे थे, उन्हें युद्ध में हरा रहे थे। उनके साथ बाबू बहुत ही उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बाबू वो भारी पड़ रहे थे। भारी पड़ने के कारण ही जो अमेरिका है वो तुरंत वहाँ पर एक्शन लेता है और एक्शन लेकर अपने देश से 4000 सैनिक उत्तरी वियतनाम नहीं दक्षिणी वियतनाम में भेजता है। ठीक है। क्योंकि अमेरिका समर्थित जो सरकार है बाबू वो दक्षिणी वियतनाम में ही होती है, इसीलिए अमेरिका दक्षिण वियतनाम की रक्षा के लिए अपने देश से 4000 सैनिक भेजता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे 1962 ईस्वी में वियतकांगों को बाबू मरवाने के लिए, वियतकांगों को रोकने के लिए जो अमेरिका है उसने अपने देश से दक्षिण वियतनाम की सहायता के लिए 4000 सैनिक भेजे थे। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे क्योंकि वियतकांग का जो अर्थ है वो क्या होता है? वो होता है स्वतंत्र मुक्त सेना। ठीक है। राष्ट्र मुक्त सेना आप ऐसे भी बोल सकते हैं, राष्ट्र मुक्त सेना। अगला जो प्रश्न है 231 नंबर, इसमें कहा गया है न्यू दिन दियम की तानाशाही के कारण दक्षिणी वियतनाम की जनता क्यों परेशान थी। न्यू दिन दियम की तानाशाही के कारण दक्षिणी वियतनाम की जो जनता थी वो बाबू इसलिए परेशान थी क्योंकि इसका अत्याचार दिन प्रतिदिन पूरे के पूरे दक्षिणी वियतनाम में बढ़ता ही जा रहा था। दक्षिण वियतनाम से होते हुए न्यू दिन दियम का जो अत्याचार था वो बाबू धीरे धीरे उत्तरी वियतनाम तक भी बढ़ गया था, यहाँ तक कि जो लाओस और कंबोडिया है वहाँ पर भी इसका जो अत्याचार है वो बढ़ गया था। जिस क्षेत्र में यह शासन करता था, जिस क्षेत्र में इसका सरकार था, उस क्षेत्र के लोग काफ़ी बाबू असंतोष फील कर रहे थे, काफ़ी अपने जीवन को बाबू एक तरीके से दयनीय महसूस कर रहे थे। उनका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रहा था। उनके जीवन पर बाबू बहुत ही मतलब उनका जीना यह हराम कर चुका था। उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर लगा देता था। जो भी दक्षिण वियतनाम के किसान होते थे, किसानों पर मन चाहा वो कर लगा देता था। तानाशाही
तानाशाही का मतलब क्या होता है? तानाशाही का मतलब होता है अपने मन से काम करना, जो अच्छा लगे वो करना, किसी की बात ना सुनना, बिल्कुल भी सही गलत पर ध्यान ना देना, ठीक है। सही गलत का अंतर करके बिल्कुल भी ये ना देखना कि क्या सही है क्या गलत है, जो हमें अच्छा लग रहा है वो काम करना, यही कहलाता है तानाशाही। उसके खिलाफ कोई आवाज़ भी नहीं उठा सकता था। वो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता था, बहुत ही उनके साथ अत्याचार करता था। इसका अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि बाबू दक्षिण वियतनाम में रहने वाले जो क्रांतिकारी थे, जो बाबू नागरिक थे, वो मरने के लिए मजबूर हो चुके थे। जब वे मरने के लिए मजबूर हो चुके थे तभी जाकर उनके मन में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई थी। वो जान चुके थे कि हम इसके अत्याचार से मर जाएंगे, हम बिल्कुल भी जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि न्यू दिन दियम की सरकार में बाबू क्या था कि जितने सारे दक्षिण वियतनाम में रहने वाले लोग थे, उन लोगों में भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई थी, उन लोगों में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। अगर कोई बीमार पड़ता था तो बीमारी से बचाव के लिए दवाई भी उस सरकार के द्वारा उपलब्ध समय पर नहीं करवाया जाता था। ऐसे में बहुत सारे बाबू जो भी साम्यवादी लोग होते थे, जो क्रांतिकारी होते थे, उनकी जान चली जाती थी। तो उन्होंने यह निर्णय लिया था कि मरना ऐसे भी है और मरना वैसे भी है, तो हम क्यों ना लड़कर मरे। अगर हम आज लड़कर नहीं मरेंगे, अगर आज हम युद्ध करके अपने राष्ट्र को नहीं बचाएंगे, तो आने वाली जो पीढ़ी होगी वो हमें बुरा कहेगी, गलत कहेगी। हम अपने पीढ़ी को बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। जो आने वाली पीढ़ी होगी वो कहेगी कि हमारा जो पिछला जो पीढ़ी था, उन्होंने हमारे इस राष्ट्र को इनसे बिल्कुल भी नहीं बचाया। अगर वो पहले ही इनसे इस राष्ट्र को बचा लेते तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ही, अपने राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए ही, अपने राष्ट्र को आज़ाद करने के लिए ही जो वहाँ की जनता है, दक्षिण वियतनाम की जो साम्यवादी प्रसार वाली जो जनता है, साम्यवादी विचारधारा वाले जो बाबू नागरिक हैं, उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया था, गृह युद्ध करना शुरू कर दिया था। और इसी युद्ध में बाबू उन्होंने न्यू दिन दियम को मार दिया था, जान से ही मार दिया था, ठीक है, क्योंकि इसका अत्याचार बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। तो देखिए यहाँ पर है कि प्रश्न में न्यू दिन दियम की तानाशाही के कारण दक्षिणी वियतनाम की जनता क्यों परेशान थी, तो यहाँ पर हमारा 231 का सही आंसर होगा धार्मिक असहिष्णुता के कारण। किसके कारण? धार्मिक असहिष्णुता के कारण। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है 1963 में दक्षिणी वियतनाम में किसकी हत्या कर दी गई? 1963 ईस्वी में दक्षिणी वियतनाम में किसकी हत्या कर दी गई? तो मैंने बताया अभी आप लोगों को, न्यू दिन दियम का, दक्षिण वियतनामियों के द्वारा, दक्षिण वियतनामी क्रांतिकारी के द्वारा ही सन 1963 ईस्वी में न्यू दिन दियम की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि यह बहुत ही क्रूर होता है, बहुत ही बाबूया कट्टर होता है और प्रतिक्रियावादी होता है। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है 233 नंबर, इसमें आप लोगों से पूछा गया है न्यू दिन दियम की हत्या के बाद जो सैनिक सरकार बनी वह कैसी थी? लोकतांत्रिक, प्रतिक्रियावादी, साम्यवादी या शांति प्रिय? तो सही आंसर 233 का हमारा हो जाएगा प्रतिक्रियावादी। न्यू दिन दियम के बाद जो नया सरकार बना था वो भी बिल्कुल भी जनता के हित वाला सरकार नहीं था, बिल्कुल भी प्रजा के खुशी में अपना समर्थन रखने वाला सरकार नहीं था। कैसा था? तो प्रतिक्रियावादी। प्रतिक्रिया कहने का मतलब है क्रिया के विपरीत काम करना। जो सही क्रिया होता है, अगर कोई व्यक्ति सही क्रिया के विपरीत काम करता है तो उस व्यक्ति को प्रतिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को प्रतिक्रियावादी कहा जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति प्रतिक्रियावादी है। अगर अच्छे काम के बदले कोई बुरा काम करे तो उसे कहा जाता है कि इस व्यक्ति की जो विचारधारा है वो प्रतिक्रियावादी है। जब अच्छे क्रिया के विपरीत बाबू जब बुरा जब क्रिया किया जाता है तो उसी को कहा जाता है प्रतिक्रिया, ठीक है, याद रखेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। न्यू दिन दियम की हत्या के बाद प्रतिक्रियावादी सैनिक सरकार बाबू बनी थी, तो याद रखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिणी वियतनाम में राजनीतिक अस्थिरता के कारण क्या हुआ? दक्षिणी वियतनाम में राजनीतिक अस्थिरता के कारण क्या हुआ था? जनता में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए,
अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम को छोड़ दिया, वियतकांग का संघर्ष जारी रहा या फिर वियतनाम का एकीकरण हो गया। तो सही आंसर 234 का हमारा हो जाएगा वियतकांग का संघर्ष जारी रहा। वियतकांग का जो संघर्ष है वो बिल्कुल भी रुका हुआ नहीं था। स्वतंत्र मुक्त सेना का जो बाबू संघर्ष था, जो बाबू लड़ाई था, जो युद्ध था, वो बिल्कुल भी रुका नहीं था। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर आप लोगों से कहा गया है अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कब किया था। अमेरिका ने गुस्से में आकर, अमेरिका ने क्रोधपूर्वक में आकर उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कब किया था। तो सही आंसर हो जाएगा 5 अगस्त 1964 ईस्वी में। ठीक है, 5 अगस्त 1964 ईस्वी में ही जो अमेरिका है वो बाबू उत्तरी वियतनाम पर हमला कर देता है, वहाँ पर बाबू आक्रमण कर देता है, जिससे उत्तरी वियतनाम के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बाबू वियतनामी मारे जाते हैं। हो ची मिन सरकार का समर्थन करने वाले जो नागरिक होते हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जान चली जाती है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 235 का होगा। अमेरिका बाबू बहुत ही क्रूरतापूर्वक के उत्तरी वियतनामियों का जान लिया था। वो बाबू बहुत ही एक तरीके से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से बारिश होती है ना, जिस तरीके से बारिश होती है पानी की, ठीक उसी प्रकार से बाबू हेलीकॉप्टर से बम की बारिश होती थी। कहाँ पर? तो उत्तरी वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम में हेलीकॉप्टर से अमेरिका के द्वारा बम की बारिश होती थी और साथ ही साथ जो गोलियां थी वो भी बाबू चलाई जा रही थी बारिश के तरह ही। जिस तरीके से बारिश चलती है ना लगातार, उसी तरीके से लगातार उत्तरी वियतनाम में अमेरिका ने गोली चलवाया था। गोली चलाए जाने के कारण बहुत सारे जो वियतकांग थे, बहुत सारे वहाँ के जो राष्ट्रीय क्रांतिकारी थे, उनकी जान चली गई थी। और ये सभी चीज़ किसके लिए किया था? ये सारा चीज़ बाबू उसने उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम पर कब्जा करने के लिए किया था। पूरे वियतनाम क्षेत्र पर अपना सत्ता स्थापित करने के लिए किया था। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा 235 का ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग याद रखेंगे 5 अगस्त, जी हाँ 5 अगस्त 1964 ईस्वी को ही अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, बहुत ही निर्ममता पूर्वक आक्रमण किया था। आगे बाबू चलते हैं 236 नंबर के सवाल में। इसमें आप लोगों से पूछा गया है वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका को चेतावनी भरी धमकी किस देश ने दी थी। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 236 का ऑप्शन नंबर बाबू 236 के यहाँ पर हो जाएगा हमारा 236 का हो जाएगा रूस और चीन। रूस और चीन ने दी थी। ठीक है, वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका को चेतावनी भरी जो धमकी है वो दी थी रूस और चीन देश ने, क्योंकि रूस और चीन देश एक दूसरे का समर्थन करते थे और ये दोनों को दोनों देश बाबू एक ही गुट वाले थे। ठीक है, चीन और रूस ये कैसे थे? ये दोनों को दोनों देश एक ही गुट वाले थे। कौन से गुट? तो साम्यवादी गुट। जो अमेरिका था वो पूंजीवादी गुट वाला देश था और जो रूस और चीन थे ये बाबू दोनों को दोनों देश साम्यवादी गुट वाले देश थे, इसलिए रूस चीन का समर्थन करता है बाद में। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है अमेरिका द्वारा वियतनाम युद्ध में किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया गया था। रासायनिक हथियार का, जैविक हथियार का, परमाणु हथियार का या फिर लेजर हथियार का। तो सही आंसर होगा रासायनिक हथियार का। अमेरिका द्वारा वियतनामी युद्ध में जिन हथियारों का प्रयोग किया गया था वे सभी के सभी हथियार रासायनिक थे। कैसे थे? रासायनिक थे। 237 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आप जो भी बम देखते हैं, जो भी बाबू आप लोग बड़े बड़े जो विस्फोटक का बम देखते हैं, बारूद देखते हैं, और जो आप समझ सकते हैं कि जो बड़ा आप लोग बम का गोला देखते हैं, गोली देखते हैं, ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार के रासायनिक वस्तु ही है। तो इन्हीं वस्तुओं का प्रयोग उसने उत्तरी वियतनाम को तबाह करने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए, वहाँ से साम्यवादियों का सत्ता हटाने के लिए किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक हथियार नहीं है। रासायनिक हथियार इनमें से कौन नहीं है, यही आप लोगों को बताना है। नापाम,
ऑरेंज एजेंट, फास्फोरस बम या फिर AK-47। तो 238 का सही आंसर हो जाएगा हमारा AK-47। AK-47 बिल्कुल भी रासायनिक हथियार नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, नापाम, ऑरेंज एजेंट, फास्फोरस बम, ये तीनों के तीनों रासायनिक हथियार हैं, लेकिन AK-47 बिल्कुल भी रासायनिक हथियार नहीं है। तो याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है नापाम क्या है, बताएंगे कि नापाम क्या है। नापाम क्या है, नापाम बाबू एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। 239 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनिक कहने का मतलब कार्बनिक। नापाम क्या है, नापाम एक प्रकार का कार्बनिक कंपाउंड है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आने का प्रयत्न करते हैं। इसमें आप लोगों से बोला गया है 240 नंबर में, अमेरिका ने वियतनाम में कितने बम गिराए थे। अमेरिका ने वियतनाम में कितने बम गिराए थे जी। तो सही आंसर क्या होगा, पहले आप लोग सारा ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा इंग्लैंड पर गिराए गए बमों से कम। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा इंग्लैंड पर गिराए गए बमों के बराबर। ऑप्शन नंबर सी में है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा इंग्लैंड पर गिराए गए बमों से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। 240 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वियतनाम में अमेरिका ने जितने बम गिराए थे उसकी तुलना किया जाता है द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा इंग्लैंड पर गिराए गए बमों से भी अधिक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी देश ने इंग्लैंड के खिलाफ जितने बम गिराए थे उन बमों से भी अधिक बाबू बम अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर गिराया था। तो आप समझ सकते हैं कि जो अमेरिका है उसने कितना बाबू निर्दयपूर्वक, कितना बाबू आप समझ सकते हैं कि निर्ममता पूर्वक उसने वहाँ के लोगों का जान लिया था, वियतनामी लोगों का उसने हनन किया था, कितना उसने बड़ा अत्याचार और बड़ा उसने गुनाह किया था। तो सही आंसर यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर सी समझेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है, वियतनाम युद्ध के दौरान निर्दोष ग्रामीणों के साथ क्या किया जाता था। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना के द्वारा जो भी निर्दोष ग्रामीण होते थे, जो बेगुनाह ग्रामीण होते थे, उनके साथ क्या किया जाता था। तो सही आंसर होगा बाबू, उनकी हत्या कर दी जाती थी और गांव जला दिए जाते थे। पहले क्या किया जाता था, पहले बाबू उनकी हत्या कर दिया जाता था, उन्हें मार दिया जाता था और उसके बाद में गांव को ही जला दिया जाता था और गांव के साथ ही गांव में रहने वाले जो लोग थे वो भी जल जाते थे। इतना घटिया काम करता था अमेरिका। ठीक है बाबू, वो सत्ता को पाने के लिए, वो क्षेत्र को पाने के लिए, अपना विस्तार बढ़ाने के लिए, अपने आप को पूरे विश्व में शक्तिशाली साबित करने के लिए बाबू वो इतना हद तक गिर चुका था कि आप लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो बाबू इंसानियत का जो गुण है ना, वो कोई भी गुण अमेरिका सरकार के अंदर बिल्कुल भी नहीं था, अमेरिकी सरकार के अंदर बिल्कुल भी नहीं था। अब बताइए, जो कट्टर होता है, जो प्रतिक्रियावादी होता है, जो संवैधानिक सुधार के विरुद्ध होता है, जो किसी भी सामाजिक, आर्थिक या फिर राजनीतिक सुधार के विरुद्ध होता है, वो बाबू कभी भी मानवता के गुण को समझ ही नहीं सकता, कभी भी इंसानियत के महत्व को जान ही नहीं सकता। तो बाबू उसके लिए किसी को मारना, किसी को जलाना, किसी के साथ रेप करना उसके लिए कोई बड़ा चीज़ नहीं है। और ऐसा अमेरिकी सरकार किया भी था और अपने सेना से करवाया भी था। ठीक है, ये करने के लिए ताकि पूरा जो विश्व हो वो उससे भय करे, उससे डरे, ताकि धीरे धीरे उसका जो विस्तार हो वो बढ़ते जाए, है ना। अगर बाबू इसका विस्तार हो ची मिन पर हो जाता, अगर हो ची मिन के नागरिक, हो ची मिन की सेना, हो ची मिन के अगर बाबू क्रांतिकारी अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने भूभाग के लिए बिल्कुल भी अगर लड़ाई नहीं करते अमेरिकी सरकार से, अमेरिकी सेना से, तो बाबू धीरे धीरे जो अमेरिकी सेना थी वो कहाँ तक पहुँच जाती, वो चीन और भारत देश तक
तक पहुंच जाती। चीन और भारत देश को भी अपने कब्जे में कर लेती, अपने अधीन कर लेती। चीन और भारत देश पर अमेरिका सरकार का ही बाबू आधिपत्य होता। आज अगर हो ची मिन्ह में रहने वाले लोग आज अपने क्षेत्र को अमेरिका से नहीं बचाए होते तो, और धीरे धीरे इसी तरीके से अमेरिका बाबू सारे देशों को डरवाता जाता और उन सभी क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमाता जाता जो वो चाहता था। ठीक है, जिन क्षेत्रों को वो चाहता था उन क्षेत्रों पर बाबू वो अपना आधिपत्य जमा लेता, क्योंकि वो शक्तिशाली था, उसके पास कई प्रकार के रासायनिक हथियार थे और ऐसा हथियार बाबू उस समय बहुत सारे देशों के पास नहीं था। हालांकि आज के इस आधुनिक समय में बहुत सारे ऐसे देश है बाबू जिनके पास अमेरिका से भी बहुत ही पावरफुल हथियार हैं, लेकिन उस समय बिल्कुल भी अमेरिका को छोड़कर किसी भी देश के पास पावरफुल हथियार, पावरफुल जो बाबू लड़ाई करने वाले जो हथियार होते थे वो नहीं होते थे जो कि अमेरिका को हरा सके। ठीक है, तो याद रखेंगे हत्या करके उन्हें जला दिया जाता था, गांव को ही, पूरे गांव को ही जला दिया जाता था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है 1967 तक अमेरिका का वियतनाम युद्ध में वार्षिक खर्च कितना बढ़ गया। 1967 ईस्वी तक अमेरिका का वियतनाम युद्ध में जो वार्षिक खर्च है वो कितना बढ़ गया था। तो सही आंसर 242 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाबू हो जाएगा सी, 200 से 2.5 अरब डॉलर। कितना, 200 से 2.5 अरब डॉलर वियतनाम युद्ध में उसका वार्षिक खर्च बढ़ गया था। किसका, तो अमेरिका का। कब तक, तो 1967 तक, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। इसमें पूछा गया है वियतनाम युद्ध के कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ा था, आपको प्रभाव को बताना है। तो देखिए ऑप्शन है अमेरिकी डॉलर का मूल्य बढ़ गया, अमेरिका अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई, अमेरिकी डॉलर का मूल्य गिर गया, या फिर अमेरिका ने युद्ध से भारी लाभ कमाया। तो सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकी डॉलर का मूल्य गिर गया। अमेरिकी डॉलर का मूल्य बहुत ही ज़्यादा गिर गया था। ठीक है, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। किसकी, तो अमेरिकी सरकार की। बाबू अमेरिकी सरकार बिल्कुल भी ये नहीं देखता था कि मेरे क्षेत्र के, वियतनाम छोड़िए ना, हो ची मिन्ह छोड़िए ना, वो अपने ही क्षेत्र में नहीं देखता था कि उसके क्षेत्र के लोग सही से जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, सभी लोगों को सारी सुख जो सुविधाएं हैं वो उसके क्षेत्र में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसके क्षेत्र में जो युवा हैं वो रोजगार वाले हैं कि बेरोजगार वाले हैं, वो ये सारे चीज़ नहीं देखता था। बस वो शासन करना चाहता था, बस अपना वो स्वार्थ पूरा करना चाहता था, वो अपना बाबू जो मनोकामना है वो पूरा करना चाहता था। उसे दूसरे के दुख से, दूसरे के बाबू संकट और जो भी परेशानी है उससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। किसको, तो अमेरिका देश को, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए इसमें कहा गया है वियतनामी महिला युद्ध में किस प्रकार योगदान देती थीं। जो वियतनामी महिलाएं हैं उन्होंने युद्ध में, वियतकांग युद्ध में, उत्तरी वियतनामी युद्ध में किस प्रकार से योगदान दिया था, आप लोगों को बताना है। तो बाबू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 244 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युद्ध में लड़ती थी और मरम्मत कार्य भी करती थी। जो महिलाएं थीं, वियतनाम में रहने वाली जो महिलाएं थीं, जो क्रांतिकारी महिलाएं थीं, वो बाबू युद्ध में लड़ाई भी करती थी, युद्ध भी लड़ती थी और लड़ने के साथ साथ वो मरम्मत का कार्य भी करती थी। किसका मरम्मत, तो हो ची मिन्ह मार्ग का मरम्मत। जो हो ची मिन्ह मार्ग है, जो हो ची मिन्ह मार्ग है, उस मार्ग को कई बार बाबू अमेरिका ने तोड़वा दिया था, कई बार उस मार्ग को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन जो उत्तरी वियतनाम के क्रांतिकारी हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, उन्होंने बार बार इस मार्ग को मरम्मत करके बाबू मजबूत कर लिया था, इसे बना लिया था। तो वो बाबू चाहता था अमेरिका की यह मार्ग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाए, क्योंकि हो ची मिन्ह मार्ग के सहायता से ही जो उत्तरी वियतनाम के सैनिक थे, जो बाबू वियतकांग थे, वो कंबोडिया और लाओस वाले क्षेत्र में प्रवेश करते थे। ठीक है, तो इसीलिए अमेरिका हो ची मिन्ह मार्ग को ध्वस्त करना चाहता था, उसे हमेशा हमेशा के लिए मिटाना चाहता था। लेकिन इसके लाख मिटाने के बावजूद भी, लाख हमला करने के बावजूद भी जो हो ची मिन्ह मार्ग है वो बन जाता है। किसके द्वारा, तो उत्तरी वियतनाम के लोगों के द्वारा। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर 244 का हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, आप लोग याद रखेंगे।
यहाँ पर 245 नंबर सवाल में आप लोगों से कहा गया है napalm बम किसके साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। जो napalm बम है वो किसके साथ मिलाकर यूज किया जाता है, पानी के साथ, डीजल के साथ, गैसोलीन के साथ या फिर एसिड के साथ। तो सही आंसर होगा गैसोलीन के साथ। सारे क्वेश्चन आपके किताब से ही हैं, कोई भी क्वेश्चन आपकी किताब से बिल्कुल भी बाहर नहीं है। अगर आपने बाबू इस चैप्टर का अध्ययन अच्छे से किया होगा, जो आप लोगों का हिंद चीन में राष्ट्रवाद वाला चैप्टर है, उस चैप्टर का अध्ययन अगर आपने बहुत ही अच्छे से किया होगा तो हर एक प्रश्न का आंसर आप लोग इजीली बता सकते होंगे। तो यहाँ पर बाबू हमारा 245 का आंसर क्या होगा, गैसोलीन। गैसोलीन आप लोग याद रखेंगे, napalm बम के साथ गैसोलीन को मिलाकर ही यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया था। आप लोगों को बाबू उस रासायनिक हथियार का नाम बताना है जिसका प्रयोग अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में किया था। तो बाबू मैं आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका उत्तरी वियतनाम युद्ध में napalm, एजेंट ऑरेंज और साथ ही साथ फास्फोरस बम का भी यूज किया था। इसके साथ और भी बहुत सारे बाबू रासायनिक हथियार थे जिसका बाबू नाम मैंने इसमें नहीं लिया है। उसने इसके अतिरिक्त napalm, एजेंट ऑरेंज, फास्फोरस बम, इसके अतिरिक्त भी बाबू उसने बहुत सारे रासायनिक हथियारों का यूज किया था। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। इन तीनों बाबू रासायनिक हथियारों में जो napalm और एजेंट ऑरेंज था, ये दोनों को दोनों बाबू हथियार बहुत ही खतरनाक थे, बहुत ही बाबू ये डेंजर थे, ठीक ना। आप लोग समझ सकते हैं कि napalm क्या करता था बाबू, napalm में त्वचा पर चिपक कर त्वचा को जलाता था। जब यह लोगों के त्वचा के साथ चिपकता था तो त्वचा को जलाना शुरू कर देता था, बिल्कुल भी जो आग है वो बुझता नहीं था। अगर हम बात करें एजेंट ऑरेंज का, तो एजेंट ऑरेंज भी बाबू एक तरीके से बहुत ही खराब रासायनिक हथियार था, रासायनिक वस्तु था, क्योंकि इसके प्रयोग से क्या होता था कि जितने सारे फसल और जंगल होते थे वो बर्बाद हो जाते थे, वो झुलस जाते थे, वो मर जाते थे। जितने सारे हरे भरे बाबू फसल होते थे, जितने सारे पेड़ पौधों के हरे हरे पत्ते और पत्तियां होते थे, वो सब झुलस कर मर जाते थे। सारे के सारे जो पेड़ पौधे और जो बाबू के जितने सारे फसल होते थे वो सब बर्बाद हो जाते थे। किससे? तो एजेंट ऑरेंज से, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है वियतनाम युद्ध के दौरान किस दार्शनिक ने अमेरिका को दोषी ठहराया। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 247 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बर्ट्रेड रसेल। बर्ट्रेड रसेल ने ही बाबू वियतनाम युद्ध के बाद अमेरिका को दोषी ठहराया था, उसे गलत साबित किया था। तो याद रखेंगे 247 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बर्ट्रेड रसेल। अगला प्रश्न है, वियतनाम में अमेरिकी सेना का सामना मुख्य रूप से किससे था। वियतनाम देश में अमेरिकी सेना का जो सामना है वो मुख्य रूप से किससे था। दक्षिण कोरिया से, वियतकांग गोरिल्ला से, कंबोडिया की सेना से या जापानी सेना से। तो बाबू वियतकांग गोरिल्ला से। किससे? वियतकांग गोरिल्ला से। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि वियतकांग में आने वाले जो लोग थे वो कैसे थे, वो बाबू सेना वाले थे, वो क्रांतिकारी वाले थे। क्योंकि वियतकांग का अर्थ ही होता है स्वतंत्र मुक्ति सेना। उनका एक ही लक्ष्य था, अपने राष्ट्र अपने क्षेत्र को स्वतंत्र करना। किससे? तो विदेशी हस्तक्षेप से, विदेशी आधिपत्य से। चलिए अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें आप लोगों से कहा गया है अमेरिका ने वियतनाम युद्ध को क्यों जारी रखा। अमेरिका ने वियतनाम युद्ध को क्यों जारी रखा था बाबू? साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, तेल के भंडार पर कब्जा करने के लिए या फिर ए और बी दोनों। बाबू यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों ही। अमेरिका ने वियतनाम वाला युद्ध इसलिए जारी किया था क्योंकि बाबू वो चाहता था कि वियतनामी लोग मुझसे हार जाए, वो माफी मांग ले, वो इस क्षेत्र को छोड़कर भाग जाए, वो हार
हार कर अपने इस क्षेत्र को त्याग दे। वो यही चाहता था। अगर बाबू वियतनाम के लोग ऐसा नहीं करते हैं तो जो अमेरिका होगा वो क्या हो जाएगा, वो बाबू अपमानित हो जाएगा। अमेरिका देश क्या होगा, अमेरिका देश पूरे विश्व में अपमानित हो जाएगा। शक्तिशाली देश कहलाने वाला जो अमेरिका है, मजबूत और प्रबल कहलाने वाला जो अमेरिका देश है, हर एक क्षेत्र से ही, चाहे वो अर्थव्यवस्था के रूप में हो, चाहे वो युद्ध के रूप में हो, और चाहे वो कौशल और विकास के रूप में हो, चाहे वो बाबू प्रौद्योगिकी के रूप में हो, हर एक क्षेत्र में ही जो अमेरिका था वो अन्य देशों की तुलना में बहुत ही आगे था, बहुत ही दोस्तों वो बहुत ही दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मजबूत था। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू अमेरिका ये नहीं चाहता था कि मेरा अपमान पूरे विश्व में हो, क्योंकि जब वियतनामी लोगों से वो हार जाएगा तो पूरा का पूरा जो विश्व होगा वो यही ना कहेगा कि अमेरिका इतना शक्तिशाली देश है, एक छोटे से राज्य, एक छोटे से देश वियतनाम से हार गया। ठीक है, हो ची मिन से भी नहीं, हो ची मिन में ऐसे तो कई प्रांत हैं, कई उसमें देश हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किस देश के बारे में, तो वियतनाम देश के बारे में। जब हो ची मिन बाबू नहीं, यहाँ पर हिंद, हो ची मिन तो मार्ग है ना जी, हो ची मिन नहीं होगा, हमारा हो जाएगा हिंद चीन वाला क्षेत्र। हिंद चीन क्षेत्र का जो देश है वियतनाम, जब उस देश से अमेरिका हार जाएगा तो किसी भी देश को वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। वो चाहता था कि किसी भी तरीके से जो वियतनामी सैनिक हैं, जो साम्यवादी लोग हैं, वो मुझसे माफ़ी मांग ले, वो हमसे हार जाए, भले क्षेत्र ना छोड़े। ठीक है, वो यहाँ तक भी बाबू आ गया था कि भले क्षेत्र ना छोड़े, भले वो हमें क्षेत्र ना दे, हमें नहीं चाहिए उत्तरी वियतनाम, लेकिन वो हार जाए, वो हार कर मुझसे माफ़ी मांग ले, वो कह दे कि मुझे आपसे युद्ध नहीं करना, वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ले बस, तो मैं युद्ध बंद कर दूंगा। लेकिन बिल्कुल भी जो वियतनामी लोग थे वो हार मानने के लिए बिल्कुल भी बाबू वो राजी नहीं थे। वो मरते दम तक, वो अंतिम समय तक बोल रहे थे कि जब तक अमेरिका अपने सारे सैनिकों को हमारे क्षेत्र से अगर नहीं हटाएगा, नहीं अगर इन सैनिकों को हमारे क्षेत्र से अगर बाहर लेकर जाएगा, अपने देश में नहीं लेकर जाएगा, तब तक हम युद्ध जारी रखेंगे, हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। ये किनका कहा नाम था, तो वियतनामी लोगों का कहा नाम था। जो वियतनामी साम्यवाद विचारधारा वाले जितने सारे बाबू क्रांतिकारी नागरिक थे, उन सभी क्रांतिकारियों का यह कहना था। तो इसी कारण बाबू जो अमेरिका है उसने युद्ध को जारी किया था ताकि उसका अपमान पूरे विश्व में ना हो सके। लेकिन अंततः उसे बाबू अपमानित तो होना पड़ता है, अपमानित क्या, लास्ट में उसे हारना पड़ जाता है, वो वियतनामी लोगों से हार जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए बाबू जो गलत है ना, जो गलत है वो कितना असत्य जो चीज़ है, जो असत्य है, जो पाप है, जो अधर्म है, जो अधर्म के रास्ते पर रहता है, वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कितना भी बाबू वो विशाल क्यों ना हो, कितना भी उसकी बाबू कितना भी उसका साम्राज्य बड़ा या विशाल क्यों ना हो, अंतिम समय में उसे हारना ही है, अंतिम समय में उसे पराजय का मुंह देखना ही है। अगर हम यहाँ पर बात करें राम और रावण का, तो आप समझ सकते हैं कि बाबू जब राम जी को वनवास मिला था तो राम के पास लक्ष्मण के सिवा कोई नहीं था, माता सीता का तो हरण हो चुका था। राम जी के पास लक्ष्मण जी के अलावा, उनके भाई के अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें रावण का, तो रावण के पास सब कुछ था। उसके पास एक शक्तिशाली बाबू साम्राज्य था, शक्तिशाली एक उसके पास सेना था, एक अक्ष को उसके पास राक्षस था, बहुत ही बड़ा बड़ा और बहुत ही शक्तिशाली तपस्वी उसके पास से बाबू राक्षसों की एक सेना थी। उसके पास अपना ही जो भाई और जो बाबू पोते नाती पता ना क्या होता है, वो इतना ज़्यादा था कि उससे कोई भी जीत नहीं सकता था। किससे, तो रावण से। उसके बेटे, उसके पोते, उसके नाती, उसका पूरा का पूरा जो वंश है वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि कोई भी उससे जीत नहीं सकता था। यहाँ तक कि जो भगवान शिव और जो बड़े बड़े बाबू जो देवता होते थे वो भी उसके आगे नतमस्तक हो जाते थे। लेकिन वो किस रास्ते पर था, वो बाबू अधर्म के रास्ते पर था। हालांकि बाबू वो मजबूत था, हालांकि बाबू वो विशाल था, हालांकि बाबू उसके पास बहुत ही ज़्यादा शक्ति था, लेकिन अंत में उसे हारना पड़ा था, अंत में उसे पराजित होना पड़ा था। क्योंकि अधर्म कितना भी मजबूत और शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, उसे अंत में झुकना ही पड़ता है, अंत में उसे पराजित का मुंह देखना ही पड़ता है और राम जी विजय हो जाते हैं। तो बाबू इसी प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि अमेरिका कितना भी शक्तिशाली देश क्यों ना हो, अगर वो अधर्म के रास्ते पर है, अगर किसी को मारकर अत्याचार करके किसी पर वो जबरदस्ती जुल्म ढा कर अगर वो किसी का अधिकार छीन रहा है, किसी का राष्ट्र छीन रहा है, उसके राष्ट्र
कास्ट से लोगों को अलग कर रहा है, मिट्टी से जुदा कर रहा है, तो उसे आज नहीं तो कल उसे हारना ही है, उसे पराजित होना ही है। ठीक है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो सही रास्ते पर है, अगर आप भी सही रास्ते पर है, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप धर्म के अनुकूल आप आचरण रखते हैं, धर्म के अनुकूल ही आप युद्ध में बाबू आगे बढ़ रहे हैं, तो यकीन मानिए भले आप बाबू परेशान हो सकते हैं, भले आपको बहुत सारे कष्ट आ सकते हैं, दुख आ सकते हैं, लेकिन अंतिम समय में जीत आप ही की होगी। अंतिम समय में जीत आप ही को ही मिलेगी, क्योंकि भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो धर्म के रास्ते पर होता है। ठीक है, क्योंकि जो अर्जुन थे वो किस रास्ते पर थे? धर्म के रास्ते पर। और जो बाबू कौरव के पक्ष से जो थे वो किस रास्ते पर थे? तो वो धर्म के रास्ते पर। तो जीत किसकी हुई? तो अर्जुन की। क्यों? क्योंकि उसके साथ भगवान थे। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं 250 नंबर के सवाल पर। इसमें कहा गया है वियतनाम युद्ध के दौरान वियतनाम की राजधानी कौन सी थी? वियतनाम युद्ध के दौरान वियतनाम की जो राजधानी थी उसका नाम है साइगोन। क्या नाम है? साइगोन, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी 250 का बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। अगला प्रश्न है अमेरिकी सैनिकों की वियतनाम में संख्या सबसे अधिक कब थी? अमेरिकी सैनिकों की वियतनाम में सबसे ज्यादा संख्या कब थी? 1965 में, 1968 में, 1971 में या फिर 1973 में? तो सही आंसर 251 का हमारा हो जाएगा बाबू 1968 ईस्वी में। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर आते हैं। इसमें कहा गया है वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा उपयोग किए गए प्रमुख हेलीकॉप्टर कौन से थे? वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने जो हेलीकॉप्टर प्रयोग किया था, जो अमेरिका हेलीकॉप्टर युद्ध के दौरान लेकर आया था, वह हेलीकॉप्टर बाबू क्या था? यानी कि उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? यहाँ पर बाबू आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में है F-16, UH-1 ह्यूई, MiG-21, B-52। तो सही आंसर यहाँ पर 252 का हमारा हो जाएगा UH-1 ह्यूई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अमेरिका ने वियतनामी युद्ध में जिन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया था वे सभी के सभी हेलीकॉप्टर बाबू UH-1 ह्यू वाले थे। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर अगला सवाल है वियतनाम युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो निक्सन, याद रखेंगे। कौन थे? निक्सन। पूरा नाम है रिचर्ड निक्सन। वियतनाम युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक के सोशल वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, सोशोलॉजी वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है एजेंट ऑरेंज का मुख्य प्रभाव क्या था? एजेंट ऑरेंज का जो प्रमुख प्रभाव है वो क्या था? मिट्टी को उपजाऊ बनाना, पेड़ों की पत्तियां झुलसाना और उन्हें नष्ट करना। तो मैंने बताया ना आप लोगों को बाबू, जो एजेंट ऑरेंज है उसका मुख्य काम था पेड़ों की पत्तियों को झुलसाना और उन्हें नष्ट करना। मैंने बताया ना एजेंट ऑरेंज से जितने सारे वन हैं और जितने सारे बाबू फसल हैं वो बर्बाद हो सकते हैं। अमेरिका ने वियतनाम के जंगल और फसलों को बर्बाद करने के लिए ही इस रासायनिक उपकरण का यूज किया था। इस रासायनिक हथियार का प्रयोग बड़े ही पैमाने पर किया था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 254 का होगा। आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एजेंट ऑरेंज का नाम किस कारण पड़ा? एजेंट ऑरेंज का नाम किस कारण पड़ा? तो सही आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रमों में रखे जाने के कारण। एजेंट ऑरेंज को ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रमों में रखा जाता था, इसी कारण इसका नाम एजेंट ऑरेंज पड़ा था। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 255 का। अगला सवाल है अमेरिका ने एजेंट ऑरेंज का प्रयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया? अमेरिका ने जिस उद्देश्य से एजेंट ऑरेंज का प्रयोग किया था आपको वो उद्देश्य बताना है। तो मैंने बताया ना जितने सारे वियतनाम के जंगल और फसल है उसे बर्बाद करने के लिए, वियतनाम को बाबू भूखे मरने के लिए, ताकि जो वियतनामी लोग हैं वो बिना अनाज के भूखे मरे, बिना जंगलों के भूखे मरे। जंगल के जितने सारे पेड़ पौधे हैं जब वो बर्बाद हो जाएंगे, उनकी पत्तियां झुलस जाएंगी, तो जितने सारे क्रांतिकारी लोग हैं जंगल में छिपने वाले। गुरिल्ला युद्ध में क्या था? गुरिल्ला युद्ध में बाबू ये था कि जो गुरिल्ला युद्ध में आने वाले सैनिक थे वो अमेरिकी सैनिकों पर हमला बोलकर, वहां पर धावा बोलकर वो जंगल में छिप जाते थे। तो बाबू जंगलों को हटाने के लिए, जंगलों को बर्बाद करने के लिए ही जो अमेरिका है उसने एजेंट ऑरेंज वाले जो बाबू हथियार है उसका प्रयोग किया था। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
देखिए ऑप्शन नंबर सी में है जंगलों को ख़त्म करने और वियतकांग को कमज़ोर करने के लिए। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एजेंट ऑरेंज का दीर्घकालिक प्रभाव क्या था। एजेंट ऑरेंज का जो दीर्घकालिक प्रभाव था वो था जन्मजात विकलांगता और गंभीर बीमारियां। ठीक है बाबू, इससे बम नहीं था। एजेंट ऑरेंज जो हथियार है, रासायनिक जो हथियार है, इस रासायनिक हथियार का बाबू जो प्रभाव है वो आज भी देखा जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र में जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं वो बाबू जन्म जाते वो विकलांग होते हैं, और साथ ही बाबू कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित भी होते हैं। ठीक है, कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित होते हैं और साथ ही साथ जन्मजात ही विकलांग हो जाते हैं। किसके कारण? तो एजेंट ऑरेंज के कारण। और यही हाल अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी वाले प्रांत के साथ भी किया था। आज भी बाबू अगर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी वाले क्षेत्र में कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो बाबू वो जन्मजात विकलांग ही जन्म लेता है या फिर किसी बीमारी से पीड़ित जन्म लेता है। अब तो बहुत सारा सुधार हो चुका है जापान में, अब ऐसा बिल्कुल भी देखा नहीं जाता, क्योंकि कई प्रकार के मेडिकल ट्रीटमेंट हो चुके हैं। ठीक है, उससे अब गर्भ से ही बच्चा स्वस्थ हो जाता है और उसका जब जन्म होता है तो उसमें कई प्रकार के कोई भी बीमारी देखने को नहीं मिलता वहाँ पर, बिल्कुल भी जो बीमारी है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, और जो विकलांगता है वो भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि गर्भ से ही बच्चे को सेफ्टी दे दिया जाता है ताकि वो बिल्कुल भी विकलांगता के प्रभाव में ना आ सके। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत ही हरामी, बहुत ही बाबू एक तरीके से यह खत्म देश था। कौन? तो अमेरिका। यहाँ पर सही आंसर नहीं। अगला प्रश्न है अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में रासायनिक हथियारों का प्रयोग क्यों किया। तो यहाँ पर ऑप्शन है, आप देख सकते हैं बाबू, जंगलों और खेतों को नष्ट करके वियतकांग को कमजोर करने के लिए। वियतकांग यानी कि जो स्वतंत्र मुक्त सेना है उन्हें कमजोर करने के लिए, क्योंकि ना रहेगा जंगल ना छिपेंगे सैनिक ये कहाँ छिपते थे? जो गुरिल्ला युद्ध में भाग लेने वाले जो सैनिक होते थे वो कहाँ छिप जाते थे? तो जंगलों में ही जाकर छिप जाते थे। इसलिए बाबू वो जंगलों और खेतों को बर्बाद करना चाहता था, ताकि साफ वो देख सके वियतनाम में कि जो स्वतंत्र मुक्त सेना है वो कहाँ जाकर छिप रहा है। जब कहीं पर भी उन्हें छिपने को जगह नहीं मिलेगी, कहीं पर भी उन्हें बचने के लिए आश्रय नहीं मिलेगा, तो अंत में अमेरिका के प्रभाव से उसे मरना ही पड़ेगा। अमेरिका द्वारा दिए गए जो बाबू हथियार हैं उसके द्वारा उसे मरना ही पड़ेगा। कि ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें आप लोगों से कहा गया है हो ची मिन मार्ग कहाँ से होकर गुजरता था। तो याद रखेंगे बाबू, हो ची मिन जो मार्ग है वो हनोई से लाओस और कंबोडिया होते हुए दक्षिण वियतनाम तक गुजरता था। इसीलिए बाबू उत्तरी वियतनाम के जो वियतकांग होते थे वो लाओस और कंबोडिया से होते हुए दक्षिणी वियतनाम में प्रवेश करके बाओदोई सरकार समर्थित जो सेना थी उस पर धावा बोल देते थे और बहुत ही अधिक संख्या में वो अमेरिकी सेना को मार गिराते थे। तो सही आंसर यहाँ पर 259 का ऑप्शन नंबर बी होगा। इसलिए अमेरिका इस मार्ग को ध्वस्त करने में लगा हुआ था, इस मार्ग को बर्बाद करने में लगा हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है अमेरिका ने कितनी बार हो ची मिन मार्ग को नष्ट करने की कोशिश की। अमेरिका देश ने बाबू हो ची मिन मार्ग को सैकड़ों बार नष्ट करने की कोशिश की थी। कितनी बार? सैकड़ों बार, गिनती नहीं है कितनी बार, सैकड़ों बार उसने नष्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन जो इनके मजबूत इरादे थे, वियतनामियों के जो मजबूत इरादे थे, जो इनका हौसला था, इन हौसलों के कारण ही बाबू जो हो ची मिन मार्ग था वो तुरंत से तैयार होकर रेडी हो जाता था। ठीक है, वो पुनः से बन जाता था। किनके द्वारा? तो उत्तरी वियतनाम में रहने वाले क्रांतिकारी लोगों के द्वारा, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में रहने वाले जितने सारे बाबू क्रांतिकारी होते थे उस क्रांतिकारी में ना केवल पुरुष होते थे बल्कि महिलाएं भी होती थी। पुरुष, महिलाएं, छोटे बच्चे जो भी बाबू होते थे, क्रांतिकारी जो भी लोग होते थे वे सभी मिलकर ही काम में जुट जाते थे। इसीलिए कम समय में जो हो ची मिन मार्ग होता था वो बनकर तैयार हो जाता था। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा 260 का। अगला प्रश्न है अमेरिका ने हो ची मिन मार्ग को नष्ट करने के लिए कौन सा उपाय अपनाया। तो बाबू सही आंसर हो जाएगा भारी बमबारी। यहाँ पर 261 का सही आंसर हमारा हो जाएगा भारी बमबारी ही होगा।
है ना। 261 का सही आंसर होगा भारी बमबारी, ऑप्शन नंबर बी। कई बार उसने बम गिराए थे हो ची मिन मार्ग को ध्वस्त करने के लिए, उस मार्ग को बर्बाद करने के लिए। ठीक है, मैं आप लोगों को काफ़ी समझा कर इसलिए चल रहा हूँ ताकि आप लोग किसी भी प्रश्न को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपने उस चैप्टर को नहीं भी पढ़ा है तो आप लोगों को वह चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए समझाते हुए मैं आप लोगों को चल रहा हूँ। ठीक, चलिए यहाँ पर 262 नंबर सवाल में कहा गया है हो ची मिन मार्ग का उपयोग किस लिए किया जाता था। हो ची मिन जो मार्ग है वो किसके लिए किया जाता था, तो बाबू वियतनामियों को रसद पहुंचाने के लिए। कहाँ पर, वियतनामियों को रसद पहुंचाने के लिए, रसद पहुंचाने के लिए ही हो ची मिन मार्ग का प्रयोग किया जाता था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 262 का। नेक्स्ट प्रश्न है वियतकांग ने 1968 में अमेरिका पर किस तरह का हमला किया। साइबर हमला, वायु हमला, छापामार हमला या परमाणु हमला। तो सही आंसर 263 का हमारा हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, छापामार हमला। क्योंकि वियतकांगों के पास बिल्कुल भी वायु संबंधित कोई भी हथियार नहीं था, यानी कि उनके पास कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं था, और साथ ही परमाणु जो हथियार हैं वो भी बाबू उनके पास नहीं होते थे। किनके पास, तो वियतनामियों के पास। उनके पास जो हथियार होते थे वो साधारण होते थे, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते थे, उतना भी ज़्यादा खतरनाक नहीं होते थे जिससे कि एगो को मारना हो तो सैकड़ों लोग बर्बाद हो जाए। अमेरिका के पास जो हथियार होता था उस हथियार से बाबू एगो को मारना है तो सैकड़ों लोग बर्बाद हो जाते थे, बहुत ही ज़्यादा बाबू हानि पहुंचती थी। ठीक है, उसके हथियार से जमीन को, भूमि को, क्षेत्र को, गांव को और बाबू अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी, बहुत ही ज़्यादा, हाँ बहुत ही ज़्यादा बाबू हानि पहुंचता था, याद रखेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा छापामार हमला। छापामार हमला को ही कहा जाता है गुरिल्ला युद्ध, क्योंकि गुरिल्ला युद्ध छापामार हमला से ही संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पर आए। इसमें कहा गया है वियतकांग ने किस अमेरिकी प्रतिष्ठान पर हमला किया था। व्हाइट हाउस पर, पेंटागन पर, पूर्वी पेंटागन सहित कई अमेरिकी ठिकानों पर, या फिर न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज पर। तो सही आंसर 264 का हमारा हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी पेंटागन सहित कई अमेरिकी ठिकानों पर। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो उत्तरी वियतनाम में रहने वाले लोग थे, जो नागरिक थे, उन्होंने पूर्वी पेंटागन के साथ साथ कई अमेरिकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था, उसका नामो निशान मिटा दिया था। काफ़ी बाबू अमेरिकी सरकार को हानि हुई थी, काफ़ी उसके सेना मारे गए थे। किसके द्वारा, तो उत्तरी वियतनाम वाले सैनिकों के द्वारा, वियतकांगों के द्वारा। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वियतकांग गुरिल्लाओं की सबसे बड़ी ताकत क्या थी। वियतकांग गुरिल्लाओं की सबसे बड़ी जो ताकत थी वो क्या थी, तो सही आंसर होगा बाबू उनके पास छापामार युद्ध तकनीक है। ठीक है, 265 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तकनीक की सहायता से वो क्या करते थे कि अमेरिकी सेना को बर्बाद करते थे, उन्हें मार गिराते थे। बहुत ही बड़ी संख्या में जितने सारे अमेरिकी सैनिक होते थे उन्हें वो मार देते थे। इसीलिए बाबू अमेरिका जंगल और फसलों को, झाड़ियों को बर्बाद करना चाहता था अपने हथियारों से, ताकि जो वियतकांग वाले सैनिक हैं वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं, उन्हें बिल्कुल भी छिपने के लिए कोई भी जगह ना मिले। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है अमेरिका ने वियतनाम युद्ध के दौरान किन दो देशों पर हमला किया। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा बाबू 266 का सही आंसर लाओस और कंबोडिया। अमेरिका ने वियतनाम युद्ध के दौरान लाओस और कंबोडिया वाले देशों पर भी हमला कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आक्रोश में आ गया था। एक तो बाबू उसके बहुत सारे जो हथियार थे वो ख़त्म हो चुके थे, उसकी शक्ति बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि जितनी सारी शक्ति उसके पास थी हथियारों की, वो सारे के सारे हथियार बाबू उसने इन्वेस्ट कर दिया था वियतनाम को बर्बाद करने में, हिंद चीन को ख़त्म करने में। ठीक है, और साथ ही उसके पास जो सैनिक थे बहुत ही विशाल मात्रा में, बहुत सारे सैनिक भी मारे गए थे, लाख सैनिक तो घायल हुए थे, और 1000 से ज़्यादा जो सैनिक थे वो वियतकांग के द्वारा मारे गए थे। तो बाबू हमारा सही आंसर हो जाएगा लाओस और कंबोडिया। देखा कि वियतनाम हमसे संभलेगा नहीं, वियतनामी जो है वो बहुत ही भारी पड़ रहे हैं अमेरिकी सैनिक पर, इसलिए बाबू उसने लाओस और कंबोडिया वाले क्षेत्रों पर भी आक्रमण कर दिया था। अगला प्रश्न है
अमेरिका ने लाओस और कंबोडिया पर हमला क्यों किया? अमेरिका ने लाओस और कंबोडिया पर हमला किस लिए किया था? तो बाबू सही आंसर हो जाएगा हो ची मिन मार्ग पर नियंत्रण पाने के लिए, क्योंकि हो ची मिन मार्ग उत्तरी वियतनाम से लाओस और कंबोडिया से होते हुए ही दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। तो बाबू हो ची मिन मार्ग पर नियंत्रण पाने के लिए, वहां पर उस मार्ग पर बाबू अधिकार करने के लिए, उस मार्ग पर कब्जा करने के लिए ही अमेरिका ने लाओस और कंबोडिया पर आक्रमण किया था। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को समझ के रखेंगे। अगला प्रश्न है 1970 के दशक में अमेरिका ने वियतनाम में शांति वार्ता क्यों चाही? 1970 ईस्वी के दशक में अमेरिका ने वियतनाम में शांति वार्ता इसलिए चाही क्योंकि उसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ रहा था। जितने सारे बाबू देश थे वो सभी अमेरिका को गलत समझ रहे थे, क्योंकि गलत था ही। सारे देश जो थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश थे, जैसे कि भारत हो गया, पोलैंड हो गया, कनाडा हो गया, त्रिसदस्यीय संगठन में आने वाले जो देश थे वो बाबू कौन थे? वो यही ना थे, तीन ठो, भारत, कनाडा, पोलैंड, जो कि जिनेवा समझौतों के तहत बनाए गए थे। इनको इसलिए बनाया गया था ताकि ये वियतनामी क्रियान्वयन पर, वियतनाम क्षेत्र के क्रियान्वयन पर देख रेख कर सके। तो बाबू जो भारत देश था, जो भारत देश के साथ पोलैंड, कनाडा और भी बहुत सारे जो देश थे वो सभी के सभी अमेरिका को गलत साबित करने लगे थे, और वो गलत था भी। इसीलिए बाबू उसने शांति वार्ता चाही थी। किसने? तो अमेरिका ने। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अमेरिका ने शांति वार्ता किस शर्त पर करनी चाहिए? अमेरिका ने शांति वार्ता किस शर्त पर करनी चाहिए? तो सही आंसर होगा केवल उत्तरी वियतनाम के आत्मसमर्पण करने पर। 269 का सही आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पर बाबू ये नहीं होगा, अपनी शर्तों पर होगा। अपनी शर्तों पर, कुछ शर्तें थे उनके, ठीक है। इन शर्तों को मानने से इनकार कौन कर देता है? तो वियतकांग, वियतनामी जो सेना है वो मानने से इनकार कर देते हैं। किनके शर्तों को? तो अमेरिकी शर्तों को, अमेरिकी जो राष्ट्रपति है निक्सन, उनके शर्तों को। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 269 का होगा। अगला प्रश्न है वियतनाम युद्ध के दौरान शांति वार्ता कराने में कौन कौन से संगठन सक्रिय थे? नाटो, राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ, ओपेक या सार्क? तो सही आंसर 270 का बाबू हमारा हो जाएगा राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है वियतनाम युद्ध के बाद अमेरिका को किस प्रकार की क्षति हुई? वियतनाम युद्ध के बाद अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही कमज़ोर हो गई थी, और साथ ही उसकी प्रतिष्ठा पूरे विश्व में गिर गई थी। पूरे विश्व में अमेरिका अपमानित तो हो चुका था, क्योंकि अब अमेरिका को मुंह दिखाने के लिए बिल्कुल भी कोई भी उसके पास प्रतिष्ठा नहीं बचा था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हिंद चीन के एक छोटे से क्षेत्र वियतनाम से बाबू, वो भी उत्तरी वियतनाम से बाबू, जो अमेरिका देश था वो हार चुका था, इतना ज़्यादा शक्तिशाली होने के बावजूद भी। इसलिए बाबू अमेरिका को काफ़ी क्षति हुई थी वियतनाम युद्ध के दौरान। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है वियतनाम युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता कब और कहां शुरू हुई? तो सही आंसर हो जाएगा पेरिस में। कहां पर? 272 का सही आंसर हो जाएगा पेरिस। 1968 ईस्वी में पेरिस में हुई थी। अगर प्रश्न आएगा कि वियतनाम युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता पेरिस में कब शुरू हुई, तो आप लोग 1968 बताना बाबू, ठीक है। 1968 ईस्वी में ही वियतनाम युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है पेरिस शांति वार्ता शुरू होने के 6 महीने बाद तक क्यों सफल नहीं हो सकी? पेरिस शांति वार्ता शुरू होने के बाद 6 महीने तक क्यों सफल नहीं हो सकी जी? तो सही आंसर यहाँ पर 273 का हमारा हो जाएगा अमेरिकी हट और शर्तों के कारण। हम जो अमेरिकी सेना थी, अमेरिकी जो सरकार थी, वो कुछ शर्तों पर अड़ी थी, कुछ शर्तों पर बाबू वो बैठी थी, अड़ग थी। इसी कारण बाबू पेरिस शांति वार्ता शुरू होने के बाद भी 6 महीनों तक बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाई थी। यह वार्ता अंत में विफल हो जाती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 274 नंबर में वियतनामी प्रतिनिधि मंडल की मुख्य मांग क्या थी? वियतनामी जो प्रतिनिधि मंडल हैं उनकी मुख्य मांगे क्या थी बाबू? तो देखिए उनकी मुख्य मांगे थी पहले अमेरिका बमबारी बंद करे और फिर अपनी सेनाएं हटाए। यही इनकी मुख्य मांगे थी। किनकी? तो वियतनामी प्रतिनिधि मंडल की। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा। अगला प्रश्न है 7 जून 1969 को वियतनामी शिष्टमंडल ने क्या घोषणा की?
बाबू आप लोग बताएंगे कि वियतनामी शिष्टमंडल ने 7 जून 1969 ईस्वी को क्या घोषणा की थी। तो सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम में वियतकांग सरकार का गठन करने की। 275 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाबू 7 जून 1969 ईस्वी को दक्षिणी वियतनाम में वियतकांग सरकार का गठन करने के लिए ही वियतनामी शिष्टमंडल ने घोषणा की थी, क्योंकि दक्षिणी वियतनाम में किसकी सरकार थी? अमेरिका समर्थित माओ दाई की सरकार थी। उस सरकार को हटाना चाहते थे और उस क्षेत्र में बाबू एक स्वतंत्र सरकार बनाना चाहते थे। तो यहाँ पर हमारा 275 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये सरकार किसके नेतृत्व में बनता? ये सरकार बाबू साम्यवादियों के नेतृत्व में बनता। इस सरकार को बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि उस क्षेत्र के जनता ही होते, उस क्षेत्र के लोग ही होते हैं। बिल्कुल भी कोई भी प्रतिक्रियावादी व्यवस्था नहीं होती, कोई भी बाबू मनचाहा व्यवस्था वहां पर लागू नहीं होता। किस तंत्र में? तो लोकतंत्र में, गणराज्य में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें कहा गया है वियतकांग सरकार की घोषणा के तुरंत बाद किन देशों ने इसे मान्यता दी? वियतकांग सरकार की घोषणा के बाद किन देशों ने इन्हें तुरंत मान्यता दी थी? तो सही आंसर हो जाएगा 276 का हमारा बाबू रूस और चीन ने। किसने? रूस और चीन ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि रूस और चीन भी ऐसा ही चाहते थे कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो और इस क्षेत्र पर से हमेशा हमेशा के लिए विदेशी हस्तक्षेप का प्रभाव हट जाए। कोई भी विदेशी हस्तक्षेप इस पर ना कर सके। जिनका हस्तक्षेप है, जिनका प्रभाव है, जिनकी सत्ता है, वो सत्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अगला प्रश्न है वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? तो हो ची मिन, याद रखेंगे वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक हो ची मिन थे। अगर बाबू आज ये जन्म ना लिए होते, अगर बाबू उन्होंने साम्यवाद का प्रचार अगर नहीं किया होता, अपने क्षेत्र के लोगों में बिल्कुल भी राष्ट्रवाद की भावना को नहीं जागृत किया होता, उन्होंने बिल्कुल भी सैन्य क्षेत्र को नहीं अगर निर्मित किया होता, तो आज बिल्कुल भी जो वियतनाम है वो स्वतंत्र नहीं हो पाता। इतना बड़ा देश बिल्कुल भी वियतनाम से हार नहीं पाता। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 277 का होगा। अगला प्रश्न है वियतनाम के संघर्ष को जारी रखने का कारण क्या था? वियतनाम के संघर्ष को जारी रखने का कारण क्या था? क्योंकि बाबू हो ची मिन चाहते थे कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो जाए। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण होने से पहले ही हो ची मिन की मृत्यु हो जाती है, वो बाबू मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जो वियतकांग होते हैं, जो वियतनामी सेना होते हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए, हो ची मिन के सपने को पूरा करने के लिए ही उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण करते हैं। इसलिए वियतनाम संघर्ष जारी रहता है, बिल्कुल भी यह संघर्ष रुकता नहीं है। अगर यह संघर्ष रुक जाता तो उत्तरी वियतनाम का दक्षिणी वियतनाम से एकीकरण नहीं हो पाता। अगर एकीकरण नहीं हो पाता तो हो ची मिन का जो सपना होता वो साकार नहीं हो पाता, वो अधूरा ही रह जाता। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है अमेरिका ने वियतनाम युद्ध को जायज ठहराने वाली फिल्मों की जगह किन विषयों पर फिल्में बनने लगी? अमेरिका देश में, याद रखेंगे बाबू, अमेरिका देश में ही वियतनाम युद्ध को जायज ठहराने वाली फिल्मों की जगह किन विषयों पर फिल्में बनने लगी? तो सही आंसर हो जाएगा अमेरिकी अत्याचारों पर, ताकि जो अमेरिका में रहने वाले अच्छे लोग हों वो भी अपने सरकार के प्रति बिल्कुल भी कोई समर्थन ना करें। अमेरिका में रहने वाले जो राष्ट्रवादी लोग हो, जो अच्छे लोग हो, जो सभ्य लोग हो, वो अपने सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं। अमेरिकी सरकार के खिलाफ अगर उसके देश के लोग आवाज उठाएंगे तो बाबू वो सरकार भी क्या होगा? डर जाएगा। उसे डर होगा कि मैं वहां तो नहीं जीत पाया, यहाँ से भी हट जाऊंगा। मेरी जो जनता होगी, मेरे क्षेत्र के जो लोग होंगे वो भी हमें यहाँ से भगा देंगे, ठीक है, मेरी सत्ता को खत्म कर देंगे। तो इसीलिए बाबू अमेरिका में वियतनाम युद्ध को जायज ठहराने वाली फिल्मों की जगह पर अमेरिका अत्याचारों पर फिल्में बनने लगी थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ताकि अमेरिका की जो काली सच्चाई हो वो पूरे अमेरिकी के लोगों को पता चले, पूरे देश को पता चले, और साथ ही बहुत जितने सारे अंतर्राष्ट्रीय देश हैं उनको भी पता चले। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतकर 1969 में कौन सत्ता में आया? तो निक्सन। ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतकर 1969 ईस्वी में रिचर्ड निक्सन ही सत्ता में आए थे।
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है माइली गांव की घटना क्या थी। तो बाबू आप लोग अगर पढ़िएगा तो बाबू पढ़ लीजिएगा जरूर से, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ठीक है, माइली गांव की घटना एक ऐसी घटना थी जो कि आप दर्दनाक कह सकते थे। बाबू यह घटना बहुत ही दर्दनाक थी। वहाँ के कुल जितने सारे बाबू पुरुष थे उन सभी पुरुषों को अमेरिकी सैनिकों के द्वारा मार दिया गया था और उनके बहनों को, उनके माताओं को, बेटियों के साथ बाबू कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया था। किसके द्वारा? तो अमेरिकी सैनिकों के द्वारा। और बाद में उन्हें भी मारकर और गांव में ढकेल कर पूरे गांव को बाबू जला दिया गया था। यही थी माइली गांव की घटना। इन लाशों के ढेर में बाबू एक बूढ़ा इंसान बच चुका था। उसी ने बाबू इस घटना का उजागर किया था, इस घटना को लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वियतनाम में अमेरिका सेना द्वारा किए गए अत्याचार का मामला। किस वियतनाम में? तो दक्षिणी वियतनाम में। याद रखिएगा, दक्षिणी वियतनाम में ही एक गांव था। उस गांव के सारे पुरुषों को अमेरिकी सैनिकों के द्वारा मार दिया गया था और उनके बेटी बहनों माताओं के साथ सामूहिक बलात्कार कई दिनों के साथ किया गया था। जब मन भर गया तो बाबू उनको भी मारकर पूरे गांव को जला दिया गया था। ठीक है, यही थी घटना माइली गांव का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निक्सन को शांति वार्ता के लिए कौन सी योजना घोषित की। निक्सन ने शांति वार्ता के लिए कौन सी योजना घोषित की? तो 5 सूत्रीय योजना। कौन सी योजना? 5 सूत्रीय योजना। 282 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पर बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है निक्सन की 5 सूत्रीय योजना में कौन सा बिंदु शामिल था। बताइए तो 5 सूत्रीय योजना में कौन सा बाबू जो बिंदु है वो शामिल है इस ऑप्शन में। तो 283 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। निक्सन ने जो 5 सूत्रीय योजना बाबू प्रस्तुत की थी उस 5 सूत्रीय योजना में एक योजना ये था, कौन? युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, याद रखेंगे। अब बाकी जो आप देख रहे हैं वियतकांग को आत्मसमर्पण करना होगा, अमेरिका अपनी सेना वियतनाम से वापस नहीं लेगा, चीन युद्ध में हस्तक्षेप करेगा, ये बिल्कुल भी 5 सूत्रीय योजना में शामिल नहीं था। उनके योजना ही में ही ये शामिल नहीं था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है निक्सन की शांति योजना के तहत युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य क्या था। युद्ध विराम का जो अंतिम लक्ष्य था वो क्या था? तो बाबू सही आंसर 284 का हो जाएगा समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत। समूचे हिंद चीन में जो संघर्ष हो रहा था वियतनामी और अमेरिकी सेनाओं के द्वारा, उसका अंत करना था। किसके द्वारा? तो शांति योजना के द्वारा। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी हमारा 284 का होगा। अगला प्रश्न है अमेरिका ने शांति प्रस्ताव में क्या शर्त रखी थी। तो बाबू अमेरिका ने शांति प्रस्ताव में जो शर्त रखी थी वो रखी थी दक्षिणी वियतनाम स्वतंत्र रहेगा, अमेरिकी सेनाएं वही रहेंगी, जब तक वियतकांग संघर्ष करेगा बमबारी जारी रहेगी। ये तीनों शर्त रखी थी। किसने? तो अमेरिका ने। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका 285 का होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा 285 का, आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है वियतनाम ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया। जो वियतनाम में रहने वाले नागरिक थे, जो वियतकांग वाले सैनिक थे, सैन्य वाले जितने सारे बाबू सैनिक थे, उन्होंने अमेरिका के शांति प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया था? क्योंकि वो बाबू इसके प्रस्ताव से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। जो शांति वार्ता था, जो शांति प्रस्ताव था निक्सन के द्वारा दिया गया, उस प्रस्ताव से बिल्कुल भी वो संतुष्ट नहीं थे। कौन? तो वियतनामी जनता। तो 286 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अमेरिकी की शर्तें अन्यायपूर्ण थी। ठीक है, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने जो शर्तें रखी थी वो शर्तें बिल्कुल भी न्यायपूर्ण नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इस प्रस्ताव को बाबू अलग कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है अमेरिका ने शांति वार्ता असफल होने पर क्या किया। जब शांति वार्ता वियतनाम सैनिकों के द्वारा असफल हो गई थी तो उसके बाद अमेरिका ने क्या किया था। तो सही आंसर 287 का हो जाएगा बमबारी फिर से शुरू कर दी थी। फिर से क्या किया था उसने? बमबारी शुरू कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी 287 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अंत में अमेरिका को क्या महसूस हुआ। अंत में अमेरिका को यह महसूस हुआ कि अब वो वियतनाम से बिल्कुल भी जीत नहीं पाएगा। उसे लगा बाबू कि अब
मुझे अपनी सेना अपने देश बुला लेनी चाहिए। बाबू अंत में हार मानकर जो अमेरिका होता है वो वियतनाम से अपनी सारी सेना अपने देश में बुला लेता है और उसके बाद जो वियतनाम होता है वो अमेरिकी हस्तक्षेप से स्वतंत्र हो जाता है। वहाँ पर साम्यवादियों का बाबू अधिपत्य हो जाता है, वो देश किसी के भी अधिकार में नहीं रहता। कौन? तो वियतनाम। वियतनाम के साथ साथ लाओस और कंबोडिया अर्थात पूरा हिंद चीन ही। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 288 का होगा, याद रखेंगे। चलिए अगले नंबर के सवाल पर हम लोग आते हैं। ऑप्शन यही होगा ना, उसे वियतनाम से अपनी सेना वापस बुलानी ही पड़ेगी। अगला प्रश्न है माइली गांव किस देश में स्थित था? तो दक्षिणी वियतनाम में, याद रखेंगे। मैंने बताया भी आप लोगों को, माइली जो गांव है वो दक्षिणी वियतनाम में उपस्थित था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है अमेरिकी सेना ने माइली गांव में क्या किया? तो पुरुषों की हत्या किया, महिलाओं से दुष्कर्म किया और पूरे गांव में आग लगा दी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मैंने बताया आप लोगों को ये भी। अगला प्रश्न है माइली गांव हत्याकांड में बचने वाले इकलौते व्यक्ति में क्या किया? माइली गांव हत्याकांड में बचने वाले इकलौते व्यक्ति ने क्या किया? तो बाबू उसने इस घटना का उजागर किया, इस घटना को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, तब जाकर हम लोगों को इस घटना के बारे में आज पता चला है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटना को दुनिया के सामने उजागर किया, प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा 291 का। 292 नंबर सवाल में है अमेरिका ने 1972 ईस्वी में वियतनाम पर कितनी बमबारी की? तो सही आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर 292 का ऑप्शन नंबर ए, हिरोशिमा से भी अधिक। जितना बम अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था, नागासाकी नहीं हिरोशिमा ही लीजिए ना, जितना बम अमेरिका ने हिरोशिमा पर गिराया था उससे कई ज़्यादा बम अमेरिका ने वियतनामी लोगों पर गिराया था, उत्तरी वियतनाम पर गिराया था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है अमेरिका की इस बमबारी में कौन सा शहर ध्वस्त हो गया? तो राइट आंसर यहाँ पर 293 का हो जाएगा हनोई। जो हनोई शहर है ना, जो उत्तरी वियतनाम से सटा हुआ हनोई शहर है, वो शहर पूरा का पूरा ध्वस्त हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। क्योंकि बाबू वो उत्तरी वियतनाम को ही बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में ही साम्यवादी लोग थे, साम्यवादी विचारधारा वाले क्रांतिकारी थे। यहाँ पर अगला प्रश्न है वियतनाम युद्ध समाप्ति का समझौता कब हुआ? वियतनाम युद्ध समाप्ति का समझौता कब हुआ था? तो सही आंसर 294 का हो जाएगा 27 फरवरी 1973 ईस्वी को। ठीक है, 27 फरवरी 1973 ईस्वी को वियतनाम युद्ध समाप्ति का समझौता होता है। उसके बाद अमेरिकी सैनिक सारे के सारे अमेरिका चले जाते हैं, अमेरिका का सरकार बुला लेता है और उसके बाद बाबू वियतनाम का एकीकरण हो जाता है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम मिलकर एक नया राष्ट्र बन जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, लास्ट है। यहाँ पर अगला प्रश्न है इस समझौतों के तहत अमेरिका को क्या करना पड़ा? इस समझौते के तहत अमेरिका को 60 दिनों में अपनी सेना हटानी पड़ी थी, वियतनाम को आर्थिक सहायता देनी पड़ी, वियतनाम को स्वतंत्र राष्ट्र मनाना पड़ा। देखिए 295 का हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 60 दिनों के भीतर अमेरिका को अपनी सेना हटानी पड़ी थी और साथ ही साथ वियतनाम में जो भी नुकसान हुआ था उस नुकसान की भरपाई भी अमेरिका को देना पड़ा था, भरपाई करना पड़ा था अमेरिका को। ठीक है, यानी कि वियतनाम को आर्थिक सहायता अमेरिका के द्वारा देना पड़ा था। और ऑप्शन नंबर सी में है वियतनाम को स्वतंत्र राष्ट्र मानना पड़ा। किसको? तो अमेरिका देश को। अमेरिका देश ने भी मान लिया कि अब उस पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है, वियतनाम जो राष्ट्र है अब वो स्वतंत्र हो चुका है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 295 का होगा। अगला प्रश्न है वियतनाम का पूर्ण एकीकरण कब हुआ? पूरा का पूरा जो वियतनाम है वो कब एकीकृत हुआ था? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 296 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1975 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1975 ईस्वी में वियतनाम का पूर्ण एकीकरण हुआ था। अमेरिका को वियतनामी युद्ध में कितना आर्थिक नुकसान हुआ? तो सही आंसर यहाँ पर 297 का हमारा हो जाएगा 9,855 करोड़ डॉलर। अमेरिका को वियतनामी युद्ध में 9,855 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा अमेरिका का बाबू जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ चुका था। नेक्स्ट प्रश्न है
वियतनाम युद्ध में अमेरिका के कितने सैनिक मारे गए? वियतनाम युद्ध में अमेरिका के जो सैनिक मारे गए थे वो मारे गए थे 56,000। 298 का सही आंसर हो जाएगा 56,000। 56,000 से भी अधिक सैनिक मारे गए थे वियतनाम युद्ध में अमेरिका के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, वियतनाम युद्ध में अमेरिका के कितने हेलीकॉप्टर नष्ट हुए? तो सही आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर 4800 हेलीकॉप्टर नष्ट हुए थे। किसके? तो अमेरिका के ना, याद रखेंगे। 4800 हेलीकॉप्टरों को तबाह कर दिए थे कौन? तो वियतकांग ने। वियतनाम में रहने वाले जो स्वतंत्र सेना है उन्होंने, जो वियतनामी है, जो साम्यवादी विचारधारा वाले लोग हैं उन्होंने। अगला प्रश्न है 300 नंबर में, वियतनाम युद्ध के बाद अमेरिका की स्थिति क्या हुई? तो सही आंसर हो जाएगा बाबू, उसकी छवि कमजोर हुई और वह पूरे हिंद चीन में असफल रहा। राइट आंसर 300 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 300 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा। पूरा का पूरा उसका जो इमेज है वो खराब हो जाता है पूरे विश्व में, अमेरिका देश का। अगला प्रश्न है, वियतनाम युद्ध में अमेरिका के कितने टैंक नष्ट हुए? कितने टैंक नष्ट हुए थे? तो 301 का सही आंसर हो जाएगा 2000 टैंकों को बर्बाद कर दिए थे कौन? तो वियतनाम में रहने वाले जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वियतनाम युद्ध में दक्षिणी वियतनाम के कितने सैनिक मारे गए? वियतनाम युद्ध में दक्षिणी वियतनाम के कितने सैनिक मारे गए थे? तो सही आंसर होगा 18,000। 302 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अगला प्रश्न अब बिल्कुल भी नहीं है बाबू, यहाँ पर एक और है, अब नहीं है, यहाँ पर एक और प्रश्न है, इसको देख लीजिए। इसमें बोला गया है, वियतनाम युद्ध में दक्षिणी अमेरिका के कितने सैनिक घायल हुए? दक्षिणी अमेरिका के कितने सैनिक घायल हुए? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 50,000, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। 3 लाख सैनिक घायल हुए थे, ठीक ना, याद रखेंगे। 3 लाख सैनिक घायल हुए थे वियतनाम युद्ध में। दक्षिणी अमेरिका के 3 लाख सैनिक घायल हुए थे। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बाबू इस वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंद चीन में राष्ट्रवाद से संबंधित टोटल जितने सारे VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो बता चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।